नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान विषय से जो अपने सिलेबस में है। इसमें अपने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया था कि मौलिक अधिकार क्या है, किन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में इसी चैप्टर में इसी पाठ के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, किस संदर्भ में है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार है वो एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं, एक नागरिक से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य से संबंधित है, यानी जो भारत की सरकार होगी उससे संबंधित हैं। वो उसको भविष्य के लिए निर्देशित करता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किन सुविधाओं का ध्यान रखना है, हमें किस तरह का भारत चाहिए, हम लोगों से किस प्रकार की अपेक्षाएं रख करके उन पर कानून के रूप में बाध्य कर सकते हैं। तो यह जो नीति निर्देशक तत्व जो भाग है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिए गए। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। वहां से हमें प्रेरणा मिली और हमने उनको आइडियल मानते हुए आयरलैंड की नीति निर्देशक तत्वों को हमने अपने संविधान में संजोया। क्या करते हैं, ये राज्य के पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी राज्य भविष्य में क्या करेगा, कब किस स्थिति में जब वो इस प्रकार की अगर सुविधाएं दे पाने में सक्षम है तो उसे भविष्य में क्या करना चाहिए। इसके साथ में जो अनुच्छेद 37 है वो इस बात का वर्णन करता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करवाया जाए। यानी अगर स्थिति ऐसी है, अगर हमारे पास उपलब्ध संसाधन है तो हम क्या है, नीति निर्देशक तत्व के किसी भाग के अनुच्छेद को हम विधि बना करके हम सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन अगर सुविधाएं नहीं है तो राज्य को न्यायालय के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है, उनका मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह है जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। क्या, किसका कल्याण, जनता का क्या हो, कल्याण। इसको क्या किया जाए, प्रोत्साहित करने वाली जो भी सामाजिक व्यवस्था का जो निर्माण करना है वह कार्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। मौलिक अधिकार परामर्शदात्री सभा के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो विचार रखे गए, उनका मत था कि प्रशासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत हैं। कौन, नीति निर्देशक तत्व किसके, प्रशासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत हैं। इसके बाद में एल.जी. खेड़ेकर महोदय ने नीति निर्देशक तत्वों के वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना चाहिए। किनकी क्रियान्विति, शासन जो है, शासन कार्य है उसकी क्रियान्विति का क्या है, ये आदर्श है कि शासन किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार का आदर्श है और नीति निर्देशक तत्व राज्य को देता है या राज्य को नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना जो करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व का विभाजन, इसको आर्थिक, सामाजिक, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आदि से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो इन
अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो दिए गए हैं, इसमें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज से जुड़े हुए प्राचीन स्मारक और न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए जो अनुबंध है, जो विवरण है, इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है वो निर्देशक तत्व कौन से हैं। इसका उद्देश्य होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 है वो इस बात का वर्णन करता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, सभी को समान रूप से जीविका के प्राप्त साधन हो, यानी राज्य को भरसक प्रयास करना चाहिए कि सभी को क्या हो, जीविका के प्राप्त साधन हो। सेकंड इसका है भौतिक साधनों का वितरण सामूहिक, यानी भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि इसमें सामूहिक हित की भावना हो। इसके बाद में संपत्ति उत्पादन का केंद्रीकरण सार्वजनिक हित को बाधा न पहुंचाए, यानी संपत्ति और उत्पादन का जो केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन है, किसी के पास इतना भी नहीं हो कि वो सामाजिक हित यानी दूसरे जो व्यक्ति हैं उससे प्रभावित हो। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो कम हो, सीमित हो। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के समान वेतन व्यवस्था, यानी अनुच्छेद 39 है वो स्त्री और पुरुष को यानी दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है कि राज्य को इस बात का भरसक प्रयास करना चाहिए कि स्त्री और पुरुष जो दोनों समान कार्य करते हैं तो उनका जो वेतन है, मेहनताना है, वो भी समान हो। श्रमिक पुरुष और स्त्री व बालक सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं, यानी श्रमिक पुरुष और स्त्री साथ ही जो बालक हैं उनकी सुकुमार अवस्था का कोई दुरुपयोग न करें, इस प्रकार की व्यवस्था है वो राज्य को करनी चाहिए। बच्चों के विकास के लिए अवसर और सुविधाएं, यानी राज्य को इस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए कि बच्चों का जो देश का भविष्य होते हैं उनका अधिक से अधिक जो विकास सुनिश्चित हो सके। इसके बाद में अनुच्छेद 41 योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना व बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी के दौरान सार्वजनिक सहायता, यानी अनुच्छेद जो 41 है वह ये प्रावधान करता है कि लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, रोजगार मिलना जरूरी है। राज्य इस प्रकार का जो व्यवस्था करें, साथ भी शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। रोजगार के ऊपर तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा की जो सुविधा है जो अब वर्तमान में अपने देश में जैसे चल रही है, जैसे देश राष्ट्र का जो ध्यान है वह अच्छा है और कहीं ना कहीं हम इस उद्देश्य की तरफ पहुंच रहे हैं। बुढ़ापा, बेकारी और बीमारी के दौरान सार्वजनिक सहायता, यानी इस प्रकार की स्थिति अगर आती है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और या फिर बेकार पड़ जाता है यानी बेरोजगार होता है या फिर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उस स्थिति के दौरान है व्यक्ति को सार्वजनिक सहायता मिलनी आवश्यक है, यानी कहीं ना कहीं उसको रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका होना आवश्यक है। अनुच्छेद 42 है काम के लिए यथोचित और मानोचित दशाओं का प्रबंध, यानी जो कार्य है उसके लिए जो कार्यस्थल है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें मानव होने के नाते जो वहाँ की जो समुचित जो व्यवस्था है वो मिल सके। और प्रसूता अवस्था में कार्य की मनाही, ये जो अनुच्छेद है वो जो प्रसूता अवस्था स्त्री की होती है उस अवस्था के अंदर कार्य की मनाही करता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उस कर्मचारी को, उस महिला को कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 43 कृषि उद्योगों में लगे सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु उचित वेतन व्यवस्था, यानी अनुच्छेद जो 43 है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि जो कृषि और उद्योगों और अन्य इस प्रकार के जो कार्यस्थल है वहां पर
श्रमिकों हेतु जीवन निर्वाह हेतु उचित वेतन दिया जाए, जीवन स्तर ऊंचा उठाने की व्यवस्था व अवकाश समय का पूरा उपभोग व्यवस्था। ऐसे भी नहीं कि लोगों को दिन नौ दिन काम में लिए जा रहा है, नहीं, उनके लिए जो अवकाश की जो व्यवस्था है वह भी उचित हो और उनके लिए उचित वेतन के साथ में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको इतना मानदेय या मेहनताना को मिलना चाहिए कि कम से कम उनका जो जीवन स्तर है उसको बढ़ावा मिले। साथ ही अनुच्छेद 43 में सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था हेतु सुअवसर प्रदान करने की भी बात की गई है। अनुच्छेद 43 के जो बाद में जोड़ा गया, औद्योगिक संस्थानों में इसी तरह के अन्य संस्थानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना, यानी प्रबंधन में उद्योगों और अन्य कल कारखाने उनके प्रबंधन में किसकी भागीदारी, श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का इसमें जो बात की गई है। अनुच्छेद 48 है वह है कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिकता का प्रवेश, यानी राज्य को ऐसे कार्य किए जाने चाहिए, समय समय पर इस प्रकार के कानून तैयार करने चाहिए जिससे कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र में, जो कि एक दूसरे से सहसंबंध है, कृषि और पशुपालन में आधुनिकता हो और उसमें अधिक से अधिक वैज्ञानिकता का समावेश हो, यानी नए नए रिसर्च किए जाएं, पशुपालन को उन्नत किया जाए। गाय, बछड़े और बोझा ढोने वाले जो बैल होते हैं उनके जो है अच्छा संरक्षण मिले और उन पे अनुसंधान हो और उनको जो वध है उनके ऊपर रोक राज्य को लगानी चाहिए। 44वां संवैधानिक संशोधन है, इसमें भी इसी जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो है कुछ प्रावधान जो किए गए नए, विभिन्न स्तर के व्यक्तियों समुदायों की आय, सामाजिक सुविधा अवसरों में समानता स्थापित करने की जो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो बात की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन में भी 44वें संवैधानिक संशोधन की तरह कुछ संशोधन किए गए। इसमें कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता व श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी का जो व्यवस्था इसमें की गई है, यानी कमजोर वर्ग है उसको कानूनी सहायता मिले, वो भी कैसी निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। अगर उन पर किसी प्रकार का वाद चल रहा है या वो न्याय चाहते हैं तो सरकार है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता यानी जो अधिवक्ता है वो प्रोवाइड करवाए। साथ में श्रमिकों के प्रबंध में क्या है भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आज के विषय में अपने आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व तक है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना।